नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कल शाम महाराष्ट्र के लिए काफी मुंबई में बहुत रौनक देखने मिली। मुंबई के आजाद मैदान में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ये शपथ ग्रहण समारोह सही सीधा साधा नहीं था, बल्कि इसमें जितना तामझाम किया गया, मेरा ख्याल है हाल के बरसों में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह का तामझाम कम ही देखने मिला है। सितारे तो थे ही, फिल्मी सितारे, खेल के सितारे, तमाम राजनेता वहां मौजूद थे। कंसर्ट हुआ, यानी पूरे धूमधाम के साथ बीजेपी ने ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र की उसकी ये जो जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत से वो विपक्ष को ये संदेश देना चाहती थी कि तुम हमारे आगे टिकने वाले नहीं हो। तो बीजेपी का ये जो इरादा है वो तो जाहिर है, उसे हमेशा यही लगता है कि विपक्ष को किसी भी तरह कुचल कर और पूरी तरह खत्म करके ही उसकी सत्ता सुरक्षित रह सकती है। उसे सबसे ज्यादा डर विपक्ष से लगता है। लेकिन इस समय बीजेपी के लिए उसके अपने और उसके साथ के जो सहयोगी हैं, वो ही अब खतरा बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसके 2 घंटे पहले तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे इस सरकार में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो किस हैसियत से होते हैं। क्या वो डिप्टी सीएम का पद लेंगे या नहीं लेंगे, या अपनी पार्टी से किसी और को आगे बढ़ाएंगे। 2 घंटे पहले तक ये सारी उथल-पुथल होती रही। कल हम लोगों ने खरी-खरी में इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन आखिरकार शिंदे मान गए और शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया। और बीजेपी को एक बड़ी सफलता यहाँ पर माना जा सकता है कि मिल गई। लेकिन उसकी ये सफलता कितनी देर की है? क्या वो उन लहरों की तरह है, समंदर की उन लहरों की तरह जो अपना जोर दिखाकर किनारे पर फिर लौट जाती हैं? क्योंकि अब बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे फिर से नाराज हैं, यानी महायुति में गड़बड़ अभी से दिखनी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे ने भले ही डिप्टी सीएम की शपथ ले ली, इस पद को उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि इसके पहले उन्होंने बहुत सारे अपने जो शर्तें सामने रखी अपनी, उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे नखरे दिखाए। किस तरीके से वो अपने गांव चले गए थे, रूठना मनाना, ये सारा कुछ महाराष्ट्र में पिछले 10-11 दिनों में होता रहा। तो कल जब उन्होंने शपथ ली तो फिर बीजेपी ये संदेश देना चाहती थी कि देखो हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि शिंदे, उनकी नाराजगी, उनके जो साथी हैं उनकी नाराजगी तुरंत ही सामने आने लगी। मामला गृह मंत्रालय को लेकर अटका हुआ है। इसके अलावा और भी कई पोर्टफोलियो हैं जिन पर शिंदे चाहते हैं कि वो उनको मिले। लेकिन यहाँ पर बीजेपी इस समय बड़े भाई की जो भूमिका अदा कर रही है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इस समय वो किसी के भी दबाव में आए। लेकिन शिंदे की जो नाराजगी है, वो न केवल महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी को परेशान कर सकती है। और किस तरह से बीजेपी की यहाँ पर परेशानियां बढ़ सकती हैं, अजित पवार इसमें क्या खेल करेंगे, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से इस समय अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनकी जो शिवसेना है वो क्या कुछ खेल कर सकती है। शरद पवार इस समय सब कुछ देख रहे हैं चुपचाप बैठकर, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के असली चाणक्य तो वही हैं। 2019 में उन्होंने बाजी पूरी तरह पलट दी थी। बीजेपी को 105 सीटें मिलने के बाद भी सत्ता से 2.5 साल दूर रहना पड़ा था। और जब सत्ता में वो आई तो उसने बड़ा खेल रचा। उसने जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। तो जाहिर है ये सारे लोग जिन पर बीजेपी ने वार किया है, वो इस समय चुपचाप बैठे तो हैं, लेकिन ये जो खामोशी है, क्या ये तूफान के आने के पहले की खामोशी है? क्योंकि ये सारे लोग चुपचाप अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सियासत के खेल में ऐसा ही होता है, जब तक पूरी तरह से लोहा गर्म ना हो, हथौड़ा नहीं मारा जाता। और यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय ऐसा ही कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें अगल बगल में एकनाथ शिंदे और अजित पवार नहीं थे, देवेंद्र फडणवीस अकेले थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अलग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने डिप्टी सीएम की एक नई परिभाषा बताई, डीसीएम की एक उन्होंने इसको एक नया विस्तार दिया, शब्द विस्तार दिया, और उसको लेकर क्या कुछ कहा। तो ये सारी बातें जो सामने आ रही हैं, इस बीच फिर ये मांग उठने लगी शिंदे गुट की तरफ से कि जब आपको डिप्टी सीएम भी मिल गया तो अब आपको गृह विभाग भी मिलना चाहिए, जैसा पिछले समय जो अरेंजमेंट हुआ था। यानी देवेंद्र फडणवीस
डिप्टी सीएम थे तो उनके पास गृह विभाग था, इस बार आप डिप्टी सीएम है तो आपके पास गृह विभाग होना चाहिए। तो ये सारे जो सौदेबाजी है ये फिर से शुरू हो गई है और इन सब को देखते ही ऐसा ये भी नहीं कि आप 1-2 दिन वेट करते उसके बाद आप इन सारी बातों पर चर्चा करते। शपथ ग्रहण के फौरन बाद ही ये जो बयान आने शुरू हो गए हैं, इनसे समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र में अभी बार्गेनिंग का जो खेल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लंबा चलने वाला है। शिंदे अपनी नाराजगी समय-समय पर दिखाते रहेंगे और जब शिंदे अपनी नाराजगी दिखाएंगे, ऐसे में बीजेपी क्या करेगी क्योंकि उसको अब दिल्ली भी संभालना है, इसके अलावा महाराष्ट्र में जो नगरीय निकाय चुनाव है, उनका भी हाल देखना है। और अगर बीजेपी यहाँ इन जगहों पर पिछड़ती है, तो फिर किस तरह से मोदी अपनी सत्ता बचाएंगे और देवेंद्र फडणवीस, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समंदर की तरह लौट कर वापस तो आ गए, 5 साल की सत्ता उन्होंने पहले चलाई थी, लेकिन जब दूसरी बार बीजेपी सत्ता में आई, तो 2.5 साल वो डिप्टी सीएम बने। अब फिर से उनको धैर्य का इनाम मिला है, उनको बना दिया गया है मुख्यमंत्री, लेकिन शिंदे की नाराजगी के साथ क्या वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? महाराष्ट्र में क्या वो उस मजबूत सरकार को चला पाएंगे जिसका दावा वो करते आए हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम खरी-खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, महाराष्ट्र में ऐसा लगा कि कल वहां पर ये जो सारा प्रहसन है, राजनीतिक प्रहसन, कल वो शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही उस पर पर्दा गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये केवल इंटरवल है, अभी इसके आगे और पिक्चर जो है वो अभी बाकी है। इस बीच दिल्ली में हम देख रहे हैं किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, संसद में नए-नए मुद्दे उठने शुरू हो गए, जो नोटों की गड्डी वाला मामला है, एक नया बवाल शुरू हो गया। तो बीजेपी के लिए ये सब एक कुशन की तरह है कि चलो इनसे ध्यान हटे और मतलब महाराष्ट्र से ध्यान हटे और इन सब पर अब बात आकर टिक जाए। लेकिन अभी महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि बीजेपी के लिए वहां पर अभी जो जीत का जश्न मनाने का वक्त आया है। कल हालांकि बहुत ही बड़ा जश्न हुआ वहां पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का जो हुआ, लेकिन अभी क्या ऐसा लग रहा है कि ये केवल अभी मध्यांतर है और अभी आने वाली पिक्चर अभी बाकी है और जब क्लाइमेक्स तक जब पहुंचेगी बात तो सीन पूरा पलट चुका होगा। क्या लगता है इस समय महाराष्ट्र के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ और अंतिम समय तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे शामिल होंगे कि नहीं होंगे, और जो निमंत्रण पत्र छपे थे उसमें शिंदे का नाम भी नहीं था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि आखिरी समय में शिंदे ने शपथ ले ली है और डिप्टी सीएम बन गए हैं। और जैसा पिछली बार देवेंद्र फडणवीस का 12वीं के बाद इंटर हुआ था, तो एकनाथ शिंदे का भी 12वीं के बाद इंटर हो गया। और जो विजुअल्स आए उसमें विजुअल्स में साफ दिखाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत तुच्छ भाव से एकनाथ शिंदे को तरफ बिना देखे हुए सीधे निकल जाते हैं और एकनाथ शिंदे देखते रह जाते हैं कि नरेंद्र मोदी शायद उनकी नमस्ते ले लें। नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे की नमस्ते भी नहीं ली। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा और पूरी बीजेपी द्वारा एकनाथ शिंदे को उनकी सही जगह दिखाना अब शुरू हो गया है। जैसा हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे कि बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे के साथ वो सब नहीं करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, लेकिन समय आने पर वो सब कुछ करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था। और उसकी एक भनक जो है वो कल के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। अब जो खबरें आ रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अभी तक 16 दिसंबर को होगा, ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस साहब का कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होगा 16 दिसंबर तक। तो 16 दिसंबर तक क्यों होगा? आज जो इतना लंबे समय क्यों लिया जाएगा? आज 6 दिसंबर है, 10 दिन का समय क्यों लिया जाएगा? एक तो 10 दिन का समय मुख्यमंत्री तय होने में हुआ, शपथ हो गई तो उसके बाद 10 दिन का समय लगेगा अब मंत्रिमंडल विस्तार होने में। यानी इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि एकनाथ शिंदे अभी भी जो है इस बात पर टांग अड़ाए हुए हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिले और विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है वो उनकी पार्टी को मिले, वरना वो बीच में कोई जो है वो गड़बड़ करेंगे। ये इस तरीके से समझा जा सकता है। तो अब इसको देख के साफ लगता है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। शपथ ग्रहण भले ही हो गया है, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही जिस तरीके से ग्रहण लगना शुरू हुए वो ग्रहण अभी भी लगे हुए हैं शपथ होने के बाद भी। तो ये ग्रहण कब दूर होता है और कब भारतीय जनता पार्टी इस ग्रहण से बाहर निकल पाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि शिंदे जो है फिर नाराज़ हैं। और आज शिंदे तो पहुँचे हैं वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए। अजीत पवार पहुँचे हैं सिद्धि विनायक मंदिर।
तो जी। अब ये जिस तरीके से रास्ते बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये रास्ते कब तक बदलेंगे और कितने दिन तक ये साथ चलेंगे या किस तरीके से समानांतर जो चलते रहेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि शपथ ग्रहण होने के बाद भी महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और दरारें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं। जी, दरारें बढ़ रही हैं और इन दरारों में क्या बीजेपी धंस जाएगी, ये एक बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है, क्योंकि हालांकि बीजेपी नेता और खुद देवेंद्र फडणवीस जो है इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक है और एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। कल उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था एक चैनल को, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी। मैंने एकनाथ शिंदे से कहा था कि अपने कार्यकाल में मैं भी डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि अगर सरकार चलानी है तो पार्टी के मजबूत व्यक्ति को सरकार में होना पड़ेगा, इससे पार्टी को ताकत मिलती है। और एकनाथ शिंदे ने भी इस पर कहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब बात उठी, उनसे सवाल किया गया विभागों के बंटवारे का, तो फिर उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के पास इस बार बड़ा मैंडेट है, इसलिए तीनों को लगता है कि उनके पास ज्यादा मंत्री होने चाहिए। तीनों पार्टी को उचित सम्मान दिया गया है, लेकिन जब सरकार चलानी हो तो आकांक्षाओं को भी मैनेज करना पड़ता है। ये जो इनका कहना है अमलेंदु जी की आकांक्षाओं को मैनेज करना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि मैं भी डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहता था, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि सरकार चलाने के लिए और मजबूती देने के लिए ऐसा जरूरी है तो मैंने ऐसा किया। तो एकनाथ शिंदे भी अब उसी चीज के लिए तैयार हुए हैं। ये सारी बातें क्या ये इसको साफ साफ नहीं बता रही कि जब इन लोगों की आपस में बैठक हो रही होगी तब एकनाथ शिंदे इस बात को रख रहे होंगे कि नहीं मुझे ही सीएम बनना है, तभी तो उन्होंने ये सारी बातें कही कि देखिए मैं भी तो बना था तो अब आप भी बन जाइए। यानी अब ये जो दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे मोदी शाह के फैसले मंजूर है और वो जो कहेंगे और हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, ये जो बोला जा रहा है और जो किया गया और जो हुआ, क्या उन सब में फर्क नहीं नजर आ रहा? देखिए काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ये साफ तौर पे देखा जा सकता है, साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो ऊपर से दिखाया जा रहा है वो अंदर से बिल्कुल नहीं है। और शिवसेना के तमाम नेताओं की जो बयान आ रहे हैं और बीजेपी की जो नेताओं के तमाम बयान आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये समझाया जा सकता है कि एकनाथ शिंदे ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया मुख्यमंत्री बनने के लिए, आखिरी समय तक बनाया। और जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों की साथ साथ, जब देवेंद्र फडणवीस को चुना गया मुख्यमंत्री का दावेदार, मतलब उनको चुना गया कि वो जाके पेश करेंगे अपना दावा जो है, उस समय भी एकनाथ शिंदे ने यही संकेत दिए कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं और ये दबाव उन्होंने बनाया। उससे पहले उनका ये कहना है कि जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, चूँकि मैं कॉमन मैन का मुख्यमंत्री था और मैंने कॉमन मैन के लिए काम किया, इस तरह की जो बातें की उन्होंने, तो ये साफ तौर पे समझ में आया कि उन्होंने इसके लिए दबाव बनाया है। फिर जब अजीत पवार आए थे दिल्ली अमित शाह से मिलने, एकनाथ शिंदे बीमार पड़ गए, नहीं आए मिलने के लिए, उससे भी साफ समझ में आया कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर चल रहा है। अब जो दूसरी बातें भी चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि शिंदे के पीछे क्या अमित शाह हैं। अब इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं कि आरएसएस ने ये संदेश दे के देवेंद्र फडणवीस को बनवाकर अमित शाह को संदेश दिया है, क्या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं? हालांकि लगता नहीं है कि इस तरह की कोई चीज़ें हैं, चूँकि अमित शाह भी काफ़ी मजबूत हैं और तमाम एजेंसियां अमित शाह के पास में। अगर आरएसएस अमित शाह को इस समय कुछ ठीक करना चाहेगा तो अमित शाह आरएसएस को ठीक करने की स्थिति में है इस समय। तो अभी मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये थ्योरी चल रही है कि अमित शाह को ठीक करने के लिए आरएसएस ने जो देवेंद्र फडणवीस को बनवा दिया और एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया। लेकिन आरएसएस भी इस तरीके की चीज़ें, मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा कि अमित शाह को उनका रास्ता दिखाने लग जाए अभी से। ऐसा संभव नहीं है, चूँकि सरकार पर जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी की पकड़ है और अमित शाह नरेंद्र मोदी के बिल्कुल दाहिने हाथ हैं, तो ये बहुत सारी। लेकिन हाँ, अगर अमित शाह की नरेंद्र मोदी से ही दूरियाँ अगर शुरू हो गई हैं तब इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जो कि अभी तक दिखाई नहीं पड़ता कि अमित शाह की नरेंद्र मोदी से कोई दूरियाँ चल रही हैं। तो फिलहाल जो भी कुछ चल रहा है तो वो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि एकनाथ शिंदे को उनका रास्ता बीजेपी ने दिखाना शुरू कर दिया है कि आपकी असली जगह क्या थी। और ये एहसान भी जताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि तुम उद्धव ठाकरे से विश्वासघात करके आए थे, यानी कि अगर तुम उद्धव ठाकरे के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो जाओगे? हमने 2.5 साल अगर तुमको मुख्यमंत्री बना दिया तो ये हमारा तुम्हारे ऊपर उपकार है कि तुम्हारे 40 विधायक थे, हमने तुमको मुख्यमंत्री बना दिया।
और अब तुम्हारा मुख्यमंत्री बनने का कुछ नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी हो तो हमारे रहमो करम पे हो, वरना हमारा काम तुम्हारे बिना भी चल सकता है। तो ये बीजेपी की तरफ से अब एकनाथ शिंदे को संदेश दिया जा रहा है, और एकनाथ शिंदे जो है खुद को अब जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी ने उनको ही ठग लिया। जो एक तरीके से कहा जाए जो आरोप है शिवसेना यूबीटी का कि एकनाथ शिंदे ने ठगा, तो अब वो एकनाथ शिंदे जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये उनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने उनको ठग लिया है। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे को अब जाकर अगर सच्चाई का या उनको एक हकीकत जो है अब पता चल रही है, तो इसका अब कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अब वो पछता भी नहीं सकते हैं, सत्ता छोड़ नहीं सकते हैं। अगर वो सत्ता से अलग होते हैं तो फिर उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में ऐसे बहुत से महत्वाकांक्षी नेता बन चुके हैं या आए हैं जो उनके साथ उद्धव ठाकरे को छोड़कर वो सत्ता के लालच में ही आए थे। और अब उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर इस सरकार में शामिल नहीं होते तो फिर हमारा क्या होगा। इसीलिए वो सारे विधायक भी अब अलग अलग तरीके से, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि कैसे वो दबाव बना रहे हैं कि आप सरकार में शामिल होइए। तो ये जाहिर है कि जो 2 घंटे पहले एकनाथ शिंदे अगर उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला लिया, तो इसके पीछे उनके ऊपर बीजेपी के साथ साथ अपने ही पार्टी नेताओं का दबाव भी था। हालांकि जिसको कहते हैं कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, वो एकनाथ शिंदे अभी भी उस चीज पर कायम है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने कल डीसीएम यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको एक उन्होंने डीसीएम का एक नया शब्द विस्तार किया कि ये डेडिकेटेड कॉमन मैन, और उन्होंने बोला कि उनके पद का अर्थ है डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, यानी आम आदमी को समर्पित। और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कॉमन था, अब मैं डीसीएम हूं, यानी मैं डेडिकेटेड टू कॉमन मैन हूं, और ये सरकार आम जनता के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को बधाई भी दी और उम्मीद जताई कि ये सरकार जो है मजबूती से अच्छे से जनता के हित के लिए काम करेगी। तो जो बातें औपचारिकता के तौर पर कहनी होती है, वो सारी बातें एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, औपचारिकता निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह उन्होंने डेडिकेटेड टू कॉमन मैन, ये जो डीसीएम का नया वो बताया है, क्या ये कहीं ना कहीं उनके मन का दर्द है अमलेंदु जी, कि वो डीसीएम अपने आप को खुद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्वीकार करने तैयार ही नहीं है। अब डीसीएम का एक वो जो पट्टी उनके नाम के आगे लगेगी, तो उसको वो डेडिकेटेड टू कॉमन मैन बताने लगे हैं। और यहाँ पर एक तरह से मोदी की होड़ करते हुए, जैसे मोदी भी इसी तरह के बहुत शब्दों का खिलवाड़ जो है वो करते हैं, एकनाथ शिंदे उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन ये जो डीसीएम को चीफ मिनिस्टर न मानकर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर न मानकर डेडिकेटेड टू कॉमन मैन बताने का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे बीजेपी को ये बता रहे हैं कि आपने भले मुझे ये बनाया, लेकिन मैं अभी भी खुद को वही मानता हूं जो मैं हूं? क्या कहते हैं? बिल्कुल संमित्रा जी, और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार बोल रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो साफ साफ संकेत है। और इतना समय जो मामला अटका रहा, मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो भी एकनाथ शिंदे की वजह से अटका रहा, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सदमे से अभी जो है एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। क्योंकि एक जनता, मतलब जो जनादेश आया था वो उस पर हम नहीं जाते कि वो मैन्युफैक्चर जनादेश है कि जनता का आदेश है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन जो फिलहाल है, जो कानूनी तौर पे जो है, अगर वो नहीं आता तो ठीक है, एकनाथ शिंदे सोच लेते भाई ठीक है सरकार चली गई तो हम नहीं रहे। तो अब शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे सोच रहे हो कि इससे अच्छा तो था कि सरकार ना बनती अगर उन्हें मुख्यमंत्री ना बनना था। तो ये दर्द एकनाथ शिंदे का बार बार निकल कर आ रहा है। दूसरा है, वो कहना ये चाहते हैं कि भाई क्या हम 2.5 साल के लिए ही जो मुख्यमंत्री बनने के लिए विश्वासघात करके आए थे उद्धव ठाकरे से, तो यानी एक विश्वासघात का टैग भी लग गया विश्वासघाती का, और हम जो है जिसके लिए हमने विश्वासघात किया उसके भी नहीं हुए। हालांकि जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं और जो संजय राउत हैं, वो बार बार लगातार ये बात कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ भी वही करेगी, और इन्होंने जो जिस तरह से विश्वासघात किया उसका इनको दंड मिलेगा, जनता इनका दंड देगी। तो अब जनता ने एक तरीके से देखा तो दंड दे दिया एकनाथ शिंदे को। वो दंड ये दिया कि भाई आप मुख्यमंत्री थे और आप छप्पर फाड़ के बहुमत मिला है जब महायुति को, और आपकी सीटें जो हैं वो महागठबंधन से ज़्यादा हैं। अकेले एकनाथ शिंदे की सीटें जो हैं वो महागठबंधन से ज़्यादा हैं, तब भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं, और आपका भी बीजेपी ने 12वीं के बाद इंटर करवा दिया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। तो अब इस दर्द से जो है वो लगता है कि एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं। और हालांकि धीरे धीरे दर्द दूर हो जाता है, इस तरह की चोटें जो है थोड़ा समय भरने में वक्त लगता है।
और ये बीजेपी अब देखते हैं कि किस तरीके से उनके अभी जख्मों को नहीं सहलाती है। फिलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं उससे लग रहा है कि बीजेपी जो है उनके जख्मों पर अभी नमक छिड़कने का और काम करेगी। नरेंद्र मोदी की कल की जो भाव-भंगिमा थी वो सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली ही थी, यानी पलटकर देखा भी नहीं कि एकनाथ शिंदे खड़े हुए हैं, नमस्ते जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए जो चले गए नरेंद्र मोदी। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी ने उनका काम लगाना शुरू कर दिया है, बस धीरे धीरे इंतज़ार है कि एकनाथ शिंदे या तो खुद छोड़कर चले जाएं, वरना फिर बीजेपी उनको छुड़वाई देगी। जो भी करना है बीजेपी करेगी उनके साथ। जी, जब लाल कृष्ण आडवाणी के नमस्ते का जवाब मोदी न देकर उनको अनदेखा करके आगे बढ़ सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे फिर कहाँ लगते हैं? ये तो बहुत ही समझी हुई बात है। और कल की एक और तस्वीर वो शपथ ग्रहण समारोह की काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो सारे लोग बैठे हुए हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो सिर झुका के खड़े हुए हैं। अब वो भले ही एक पल का वो था, लेकिन ये जो तस्वीर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं और वो जो है जिस तरीके से सिर झुकाए हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरेंडर कर दिया है। और अब एकनाथ शिंदे के सरेंडर पर सवाल उठ रहे हैं कि इतना जब सब त्यागने के बाद, पहले तो आपने अपनी पार्टी से बगावत की, नई पार्टी बनाई, सत्ता में आपको सत्ता मिल गई, लेकिन अब आपके जब विधायकों की संख्या बढ़ गई, पिछले बार आपके पास 39-40 विधायक थे, अब 57 विधायक हैं, आपके पास 7 सांसद हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, आपको अपने मनचाहे विभाग भी नहीं मिल रहे हैं। और गृह विभाग को लेकर जो इस समय मसला अटका हुआ है, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कल एक बयान भी दिया। अगर वो बयान है हमारे पास तो हम उसको सुन लेते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी उस पर वो विचार करेंगे और किस तरीके से गृह मंत्रालय का काम जो होता है वो बड़ा ही मतलब थैंकलेस जॉब होता है कि आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं और आपको किसी का शुक्रिया नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो विभाग कितना महत्वपूर्ण है। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, इसको सुन लेते हैं। तो क्या कास्ट सेंसस को लेकर भी सरकार का ये एजेंडे पर होगा? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, पत्रकारों के लिए आपने कानून बनाया था, लेकिन उसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है, उसको और लेकर आप क्या सोच रहे हैं? कि पहला आपने क्या कहा था? देखो उनके उसमें मैं भूल गया। ऐसा है कि कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेगी। पत्रकार एक मिनट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। कास्ट सेंसस का वेपन के रूप में अगर उपयोग किया तो जो माइक्रो समाज है, संख्या में कम समाज है, विशेष रूप से माइक्रो ओबीसीज है, इनके ऊपर उसका अन्याय हो सकता है। इसलिए कास्ट सेंसस अगर करना है तो उसका पहले क्या हमको उसमें से पाना है ये हमने तय करना चाहिए, उस प्रकार से उसको करना चाहिए। उसको राजनीतिक वेपन बनाने की कोशिश अगर होगी तो समाज में विघटन होगा। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवालों पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब। लेकिन अमलेंदु जी, गृह मंत्रालय को लेकर जो कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बड़ा थैंकलेस है और मतलब उसमें धन्यवाद नहीं मिलता, गालियां ज्यादा पड़ती हैं और मैंने कन्विक्शन के साथ पूरा उसको निभाया और अब आगे ये मालूम नहीं कि किसको मिलेगा। लेकिन एक और उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री को केंद्र से कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। मुंबई शहर की सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे विषय पर मंत्रालय को केंद्र से रेगुलर संपर्क में रहना पड़ता है और चूंकि केंद्र में बीजेपी के नेता गृह मंत्री हैं और पार्टी के नेता होने के नाते मेरा संपर्क ज्यादा है,
इसीलिए हम गृह मंत्रालय चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अभी गृह मंत्रालय पे अभी हम तय करेंगे कि कौन बनेगा, किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये गृह मंत्रालय को लेकर जो गाड़ी अटकी हुई है यहाँ पर, और जब अभी 10 दिन बोल रहे हैं कि विभागों का बंटवारा, लेकिन इन 10 दिनों में क्या और कुछ ये जो शिंदे की नाराजगी और भी तरह से सामने आ सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर ये कहना कि भाई चूंकि केंद्र में बीजेपी के इसलिए हमारे पास भी वही होना चाहिए, ये बड़ा ही अजीब सा तर्क लग रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो एकनाथ शिंदे के पास विकल्प अब कम है, ये एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं, और पूरा जोर लगाने के बाद भी जो है उनको वो उनके इच्छित फल नहीं मिले। देवेंद्र फडणवीस ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें स्पष्ट करनी एकदम बहुत अच्छे तरीके से। एक तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि गृह मंत्रालय एक तरीके से देखा जाए तो वो एकनाथ शिंदे को नहीं मिल रहा है, ये उन्होंने साफ संकेत दे दिया, क्योंकि उनका आगे बड़े कन्विक्शन के साथ चलाना पड़ता है, उसको बहुत सुनना पड़ता है। हमारी सरकार जो है वो उसी तरीके से चलाएगी जैसे हमने चलाया था, ये जो कहना है इसका मतलब साफ तौर पे कि एकनाथ शिंदे को नहीं मिल रहा है। वरना ये भी कह सकते थे कि हम इस पे विचार कर रहे हैं कि किसको दिएगा, ये मेरा विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का कि किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा, मैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार करूँगा तब इसको घोषणा की जाएगी, इस तरह की बातें भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो बातें कही उसका साफ साफ संकेत एकनाथ शिंदे के लिए कि गृह मंत्रालय नहीं मिलने वाला है, सरकार में रहना है तो रहो और नहीं रहना तो घर अपने वापस जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये साफ साफ संकेत एक तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया। देखिए, अब एकनाथ शिंदे के पास विकल्प और कम हो गए। शपथ ग्रहण में अगर एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेते तब भी ये चलता रहता कि थोड़ा दबाव बना रहता, लेकिन अब तो आपने वो दबाव की जो आखिरी जो सीमा थी वो भी आपने तोड़ दी। अब किस बात का दबाव? भाई अगर आप उप मुख्यमंत्री बन गए तो अब तो विभागों का बंटवारा जो अब मुख्यमंत्री का अपना है विशेषाधिकार, जिसको चाहेगा वो देगा। अभी आपको सफाई मंत्री बना दे तो आप जाके सड़कों पर झाड़ू लगवाइएगा, सफाई मंत्री बन जाएंगे आप। तो जो भी आपको अब दिया जाएगा आपको वो लेना पड़ेगा। अब चूंकि आप उसके मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, ये उसका विशेषाधिकार है और लेगा। अच्छा, और मान लीजिए कि अगर आपकी पार्टी में से ही उसने किसी दूसरे को दे दिया गृह मंत्री पद, तो एकनाथ शिंदे साहब आप क्या करेंगे? मान लीजिए अगर दीपक केसरकर या संजय शिरसाट को ही बना दिया गृह मंत्री और इनको शिंदे साहब को जो है दे दिया कोई सहकारिता मंत्रालय टाइप का कोई विभाग या किसी और तरीके का, या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दे दिया, इस तरीके का कोई मंत्रालय दे दिया, तब क्या करेंगे एकनाथ शिंदे? तो एकनाथ शिंदे के अब विकल्प खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए नाराजगी शिंदे की बढ़ती जा रही है, यानी कि बीजेपी जो अब जो दांव चल रही है वो अब शिंदे को निपटाने के सारे दांव चल रही है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से कुछ किया जाएगा। एक तो गृह मंत्रालय कम से कम शिंदे को तो नहीं मिलेगा, ये संकेत एक तरीके से देखा जाए वो साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया है। शिंदे अगर ज़्यादा जोर देंगे कि साहब गृह मंत्रालय हमको दिया जाए, हमारी पार्टी को दिया जाए, ठीक है, आपकी पार्टी को दे देते हैं, संजय शिरसाट को दे देते हैं, दीपक केसरकर को दे देते हैं, किसी को दे देते हैं गृह मंत्रालय। और इसमें मुझे लगता है दीपक केसरकर को फिर भाव ज़्यादा दिया जाएगा। अब शिंदे के पार्टी में जो दूसरा शिंदे तैयार किया जाएगा वो दीपक केसरकर को तैयार किया जाएगा, क्योंकि कल भी जो दीपक केसरकर की भाषा थी वो दूसरा शिंदे तैयार होने वाली भाषा थी। हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को समझ में आ गया होगा कि बीजेपी ने हमारी पार्टी में दूसरा एकनाथ शिंदे तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है और ये काम दीपक केसरकर कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि कल जो उनकी भाषा थी दीपक केसरकर की, उससे ये साफ तौर पर आभास लग रहा था कि वो दबाव बना रहे हैं एकनाथ शिंदे पे कि सरकार में शामिल हो जाइए, वरना हम लोग सब जाके अब सरकार में शामिल हो जाएंगे और आप जो है देखते रहिएगा। और कल जिस तरीके से ये चित्र भी जो दिखा रहा है, जो बता रहा है, और जो एकनाथ शिंदे की भावभंगिमा थी, जो उनका चेहरा था, वो साफ तौर पे ये बताया जा सकता, मतलब उससे पढ़ा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो अब शिंदे महसूस कर रहे हैं। तो अब नाराज़गी उनकी है, ये साफ तौर पे वो झलक रही है नाराज़गी। और वो नाराज़गी लेकिन कितना बीजेपी पर असर करेगी अब ये देखना है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने सारे रास्ते अब खुद बंद कर चुके हैं। जी, एकनाथ शिंदे ने जहां तक जैसे वो होता है कि खींच सकते थे उन्होंने खींचा, इससे आगे अगर वो खींचेंगे रबर को तो वो टूट जाएगा, ये बिल्कुल दिख रहा है। और एक जरूरत से ज्यादा दबाव अब वो बीजेपी पर बनाने की स्थिति में नहीं है। जब तक थे तब तक थे, लेकिन अब सत्ता का खेल ऐसा ही है कि कभी आप आसमान पर होते हैं और कभी आप जमीन पर होते हैं। और इस समय एकनाथ शिंदे के लिए तो न आसमान है न जमीन है, वो अधर में कहीं लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो किस रास्ते पर आगे बढ़े और कैसे वो और मतलब अपनी जो राजनीति को उसका अपना दम दिखाएं। फिलहाल एकनाथ शिंदे मजबूर नजर आ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे की इस हालत पर आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने एक तंज कसा है
क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, इसको सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है वो यूबीटी हो, तमाम लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिंदे को सिर्फ 2 साल के लिए इस्तेमाल। देखिए, शिंदे बेचारा बटा भी नहीं, फिर भी कट गया। इसका जवाब कौन देगा? वो तो नहीं बटा, वो तो बीजेपी वालों के पीछे पीछे टहल रहा था, उसको काट के किनारे कर दिया इन लोगों ने। तो बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो गई। उन्होंने पार्टियों को तोड़ा और तोड़ने के बाद अपनी सत्ता वहां पे हासिल कर ली, एन केन प्रकारेण, जो बीजेपी का रास्ता है, जो बीजेपी का तरीका है। सर, मुख्यमंत्री आज अयोध्या में थे, उन्होंने फिर से संभल की बात भी यही चीजें बांग्लादेश और तो जो बीजेपी का तरीका है कि ये किन प्रकार है अपनी बात पूरी वो कर लेना। और यहाँ पर संजय सिंह जिस तरह से बोल रहे थे, हालांकि वो खुद सांसद हैं, एकनाथ शिंदे विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनके लिए उसका इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर संजय सिंह ने ये जो बातें कही कि वो तो बेचारा बटा भी नहीं फिर भी कट गया, ये जो बेचारगी जो है, क्या एकनाथ शिंदे के लिए अब अपने शिवसेना को मजबूत करना है? क्योंकि जब से वो अलग हुए उन्होंने तो यही बताया कि मैं अलग हुआ तो 39 विधायक थे, अब मेरे पास 57 विधायक है, मैंने मजबूती से 2.5 साल सरकार भी चला ली और मैं 20 सालों में, उनका ये दावा है कि मैं सबसे लोकप्रिय मतलब मुख्यमंत्री भी मैं सबसे लोकप्रिय रहा। और इन 20 सालों में देवेंद्र फडणवीस का शासनकाल भी आता है। देवेंद्र फडणवीस से कल के इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था कि भाई उन्होंने अपने आप को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें मेरे से उन्होंने कोई तुलना नहीं की। एकनाथ शिंदे ने लोगों के मन में जगह बनाई और अगर मेरा कोई सहयोगी लोगों के मन में जगह बनाता है तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। और लेकिन उनकी सफलता में मेरा भी योगदान और सहयोग है, मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने बहुत महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। ये बात भी देवेंद्र फडणवीस ने साथ में बता दी कि उनकी सफलता में मेरा योगदान था। मतलब ये कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनने को तैयार होता तो एकनाथ शिंदे के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो सीएम बने। और बीजेपी ने तो साफ साफ दिख रहा है कि उसको उस समय सत्ता चाहिए थी, इसलिए उसने एकनाथ शिंदे को बोल दिया कि चलो ठीक है तुम मुख्यमंत्री बन जाओ। और देवेंद्र फडणवीस को ये कहा ही गया होगा कि आपको केवल 2.5 सालों का इंतजार करना है, उसके बाद आपको आपका जो पद है वो वापस मिल जाएगा। ये बीजेपी की पूरी लंबी प्लानिंग रही थी। क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पर बीजेपी के सामने कमजोर खिलाड़ी साबित हुए हैं अमलेंदु जी? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के सामने तो बहुत ज़्यादा कमजोर खिलाड़ी ये साबित हुए हैं। और संजय सिंह जो कह रहे हैं, ये संजय सिंह भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल हो रहा है कि बटे भी नहीं थे और फिर भी कट गए। ये तो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। और एक चीज़ साफ समझी जा सकती है शर्मिष्ठा जी कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अब बिहेव कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो एकनाथ शिंदे कैसे अपनी पार्टी चलाएंगे? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं है। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो पहले कहा गया उनकी पार्टी की तरफ से कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं है, बिल्कुल एक उद्धव ठाकरे नहीं और नहीं हो सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे तो बीजेपी से अलग होने के बाद भी मजबूती के साथ उन्होंने सरकार भी चलाई और विपक्ष में रह के भी मजबूती के साथ उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे बीजेपी से अब अलग होकर क्या कर सकते हैं, ये एकनाथ शिंदे को तय करना है कि क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की तरीके से नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये क्षमता एकनाथ शिंदे में है। अगर ये क्षमता एकनाथ शिंदे में है तो अलग हो जाए, फिर आज ताकत दिखाएं अपनी। क्योंकि बीजेपी तो अब उनको नहीं बनाने जा रही है गृह मंत्री, ये तो साफ समझ में आ रहा है। कम से कम एकनाथ शिंदे को बनाने नहीं जा रही, किसी और को बनाए, उनकी पार्टी में से ही बना दे या ना भी बनाए उनकी पार्टी में से, कुछ भी कर सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे को व्यक्तिगत तौर पे गृहमंत्री नहीं बनाएगी बीजेपी, ये समझ में आ गया है। साफ तौर पे एक तरीके से देखा जाए, जो देवेंद्र फडणवीस बात कह रहे हैं उससे बात समझ में आ रही है। तो एकनाथ शिंदे के सामने रास्ते बहुत कम बचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने एक तरह से देखा जाए वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। उनके पास समय था, जब समय था तब उनको करना चाहिए था। मुझे याद है शर्मिष्ठा जी की जब 2019 का लोकसभा इसका विधानसभा चुनाव था, उससे पहले जो प्रियंका चतुर्वेदी अब राज्यसभा की सदस्य हैं शिवसेना की, वो एक टीवी डिबेट में मेरे साथ थी। तो मैंने उस समय कहा कि आप लोग अगर अलग नहीं हुए अभी बीजेपी के साथ तो बीजेपी आपको तोड़ेगी, और ये आपको तय करना है कि आप अभी अलग होते हैं कि आप चुनाव के बाद अलग होते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी दलीलें देने लगी, जो मतलब एक आमतौर पर प्रवक्ता देता है उस समय, कि नहीं वो हमारा विचारों का समझौता है, हमारे विचार मिलते हैं और हमने तय किया है हम मिलकर जाएंगे। शिवसेना जो है कम सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी बड़ी ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, कोई हमारे बीच मतभेद नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो हम चुनाव के बाद बात करेंगे। और चुनाव के बाद फिर वो जो थी बातें सही साबित होती हुई नजर आई कि बीजेपी ने उनके साथ खेल किया। अब
आपको याद होगा कि हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले यही बात कर रहे थे कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ खेल करेगी, और जो जिस तरीके से अपने प्रत्याशी उसने लड़वाए हैं शिंदे की पार्टी से और अजीत पवार की पार्टी से, यानी वो खेल करेगी और किसी भी हाल में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये एकनाथ शिंदे को समझ लेना चाहिए। अभी भी उनके पास वक्त है कि वो अपना रास्ता बदल सकते हैं। आज वो बातें सही होती नजर आ रही हैं। तो हम लोग भी जो यहाँ बैठ कर जो विश्लेषण करते हैं सुमित्रा जी, तो जाहिर सी बात है कि हम जो देखा है हम लोगों ने अब तक राजनीति को नज़दीक से, और जो हम लोगों ने गणित गुणा भाग लगा के देखा है, वो उसी पे हम लोग विश्लेषण भी करते हैं। तो आज भी हम लोग यही कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास अभी भी वक्त है कि वो अब ये DCM का लालच छोड़कर वो सड़क पे आने की राजनीति करें। जैसा कि वो कह रहे हैं कि कॉमन मैन हैं वो, अगर कॉमन मैन हैं तो फिर आपको फिर आप उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था, भले ही कितना भी आपका नुकसान हो जाता, भले ही आपकी पार्टी में कोई दूसरा एकनाथ शिंदे तैयार हो जाता, आप भी उद्धव ठाकरे की तरीके से फिर सड़क पर उसका मुकाबला करते। और अब जो है आसान हो गया है बीजेपी के लिए दूसरा एकनाथ शिंदे की पार्टी में पैदा करना, चूंकि एकनाथ शिंदे अब सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसलिए अब पार्टी को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा। बीजेपी तब तक नहीं तोड़ सकती थी जब तक एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ शामिल नहीं होते। अब बीजेपी के लिए रास्ते खुले, तो अब एकनाथ शिंदे को ये तय करना है कि वो क्या इंतज़ार करेंगे कि दूसरा एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी में पैदा हो, या अभी भी उनके पास थोड़ा सा वक्त है कि वो विद्रोह की स्थिति अपना सकते हैं। बचता उनके पास एक ही रास्ता, या तो विद्रोह करें, वरना फिर बीजेपी जो उनके साथ करेगी उसको सहर्ष स्वीकार करें। अब वो कॉमन मैन की बात करते रहें, चाहे वो DCM की बात करते रहें, चाहे वो बताते रहें कि 20 साल के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। समय जा चुका है बकौल संजय राउत कि अब शिंदे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, उनका एरा ख़त्म हो चुका है। इस बात को खुले मन के साथ एकनाथ शिंदे को भी स्वीकार अब कर ही लेना चाहिए समिता जी। और बहुत दिनों तक अगर वो हकीकत से मुंह मोड़े रहेंगे और अगर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहेंगे, तो ये उनके लिए बल्कि मतलब जो भी उन्होंने जिन मंशाओं के साथ छोड़ा था उद्धव ठाकरे को और बीजेपी को ज्वाइन किया था, तो अब उसमें समझ में आ रहा है कि वो जो क्षणिक लालच था CM पद का, वो अब भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी राजनीति, आपके राजनीतिक भविष्य सब पर खतरा बढ़ गया है। और अब सवाल उठने लगे हैं कि इधर बीजेपी के लिए तो ठीक है, और शिंदे हो सकता है उनका और कोई गेम प्लान हो, वो सत्ता में रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें कर सकते हैं, क्योंकि इतने मासूम तो ये होते नहीं है ये सारे लोग कि जितने अच्छे से बोलते हैं कि हम आम जनता के लिए काम करने आए और हमको कोई लालच नहीं है। सबके लालच होते हैं और सबके स्वार्थ होते हैं, ये सभी को मालूम है। और इस समय एकनाथ शिंदे के पास प्लस पॉइंट अगर हम उनके गिने, तो एक तो ये है कि दिल्ली में मतलब JDU और इनके मतलब चंद्रबाबू नायडू के बाद वो तीसरे सबसे बड़े घटक दल जो है बीजेपी के हैं। 7 सांसद हैं उनके, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 240 बीजेपी के हैं और उनके केवल 7 हैं, लेकिन फिर भी इन 7 सांसदों के साथ भी वो खेल कर सकते हैं, क्योंकि कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको किसी अहम मसले पर वोट करना होता है और एक वोट से सारी बाजी जो है वो पलट जाती है। तो इस समय एकनाथ शिंदे के पास एक तो ये ताकत है कि 7 सांसद हैं। दूसरा बड़ा जो सवाल है, यह जो BMC के चुनाव अब तो कराएगी शायद बीजेपी, अब तो उसके पास अच्छा खासा बहुमत आ गया है, और जो इतने 3 साल से अटका हुआ था BMC का चुनाव, उसके अलावा महाराष्ट्र के बाकी नगर निकायों के जो चुनाव है, और BMC का जो है 60,000 करोड़ रुपए का जो बजट है, और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को इग्नोर करने की स्थिति में शायद बीजेपी नहीं है, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट का जो कोई अगर उसको रिप्लेस कर सकता है तो वो एकनाथ शिंदे ही, मतलब शिवसेना को शिवसेना से ही रिप्लेस किया जा सकता है। और इस समय शिवसेना उद्धव गुट के जो है 10 विधायक जो है वो 36 सीटों में से 10 जो है वो उन्होंने जीते हैं। तो यहाँ पर BMC चुनाव के पहले बीजेपी क्या इसीलिए भी शिंदे को बर्दाश्त करेगी, या उनको अभी भी उनके दबाव में थोड़ा बहुत रहेगी, क्योंकि उसके सामने BMC पर कब्जा करना है। काफी बड़ा बजट, 60,000 करोड़ का बजट बीजेपी अपने हाथ में ही जाहिर है लेना चाहेगी। यहाँ पर क्या एकनाथ शिंदे खुद को फिर से इस्तेमाल होने देंगे, या यहाँ पर वो कोई दूसरा खेल कर सकते हैं? देखिए सर मित्रा जी, अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने तो एकनाथ शिंदे का तो खुद एक तरीके से कहा जाए काम लगा दिया बीजेपी ने। तो अब वो BMC के चुनाव में भी एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे के मुकाबले किस तरीके से खड़े होंगे? उद्धव ठाकरे तो उप मुख्यमंत्री नहीं बने, उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री से ही रिटायर हो गए, चले गए अपने घर इस्तीफा देकर। एकनाथ शिंदे ये ताकत क्यों, ये अपनी क्यों नहीं दिखा पाए, दम क्यों नहीं दिखा पाए
कि ठीक है हम तो इस्तीफा देके जा रहे हैं, बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे वरना हम नहीं बनेंगे, डीसीएम बनने की आवश्यकता क्या थी। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, और बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को इसी तरीके से निपटाएगी। बीएमसी के चुनाव में भी अब एकनाथ शिंदे अगर इतनी ताकत होंगी तो अगर उनका कोई सहयोग लेना होगा बीजेपी को तो सहयोग यही लेगी कि भाई ठीक है वहाँ भी आप कम लड़ाइए और हम वहाँ कब्जा कर लेंगे। और अगर राजीव कुमार है तो फिर बीएमसी पे भी चिंता की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बीजेपी को। जब महाराष्ट्र आ गया कब्जे में तो बीएमसी भी आ ही जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें, तो अब एकनाथ शिंदे का उसके लिए अब क्या उपयोगिता रह जाती है ये देखने वाली चीज़ होगी। बहरहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए सुमित्रा जी तो एकनाथ शिंदे का जो अभी तक जो दबाव है वो केवल वो 7 सांसदों के दम पे है। तो बीजेपी अगर उनको बर्दाश्त करेगी किसी हद तक तो वो उन 7 सांसदों की वजह से बर्दाश्त करेगी, और तब तक बर्दाश्त करेगी जब तक वो थोड़ा अपना हिसाब किताब करते रहेंगे, वो बीजेपी की बात मानते रहेंगे। और जिस दिन मानना बंद करेंगे उस दिन फिर बीजेपी उनसे निपटेगी उस तरीके से। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी यही सोच रही है कि अगर वो शिंदे के साथ कुछ छेड़छाड़ करती है तो इसका संदेश जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जाएगा और दिल्ली की सरकार जो है वो अस्थिर हो सकती है। तो बीजेपी के पास केवल एक ही दबाव हो, बीएमसी तो वो ले ही लेगी। जब उसने महाराष्ट्र ले लिया तो बीएमसी भी ले लेगी इसी तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र लिया। तो उसके ऊपर केवल एक ही दबाव है, वो यही है कि दिल्ली में उनके 7 सांसद हैं। अगर वो 7 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एकजुट रहते हैं तो दिल्ली पे दबाव बना रहेगा, वरना कोई दबाव अब शिंदे का बचा हुआ नहीं है। अब उनको मजबूरी में भी बीजेपी का साथ देना पड़ेगा या फिर बीजेपी से वो एकदम अलग हो, जो कि अब वो अलग होने की खुद की तरफ से स्थिति में नहीं है। बीजेपी उनको खुद अलग कर दे वो अलग का मसला है। मतलब एकनाथ शिंदे बीजेपी पर दबाव देकर अलग हो जाएंगे, ऐसा अब रास्ता कोई बचा नहीं है। ये रास्ता कल शाम 5:30 बजे खत्म हो गया है और वो एकनाथ शिंदे ने खुद बंद कर दिया। सर मित्रा जी बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने मैं एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं, जहां उन्होंने ये बोल दिया वहीं उन्होंने अपने लिए शायद सारे रास्ते बंद कर दिए कि अभी तक जो अपना हाथ ऊंचा रखा था या कम विधायक होने के बाद भी बड़े भाई की भूमिका में थे, या उन्होंने उद्धव ठाकरे का विकल्प बनकर जो बताया था, अब वो सारी चीजें जो है खत्म हो गई हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद, जिसको हम कह सकते हैं कि कम समय के लिए जो मुनाफा उनको मिला, लेकिन उसका दीर्घकालिक नुकसान जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को होता हुआ नजर आ रहा है। और जिन शिवसेना मतलब विधायकों ने जिन्होंने उद्धव ठाकरे को छोड़ने में उनको कोई हिचक नहीं हुई, वो आने वाले कल को एकनाथ शिंदे को छोड़ने में क्यों हिचकेंगे, ये बात भी शायद शिंदे जानते हैं। और बीजेपी से शायद इसीलिए भीतर ही भीतर उनका एक अनकहा समझौता है, या उसका जो उनकी बीजेपी की जो बात है उसकी जो जोर जबरदस्ती है उसको वो चुपचाप सहन कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी भी इस समय एकनाथ शिंदे को इसीलिए साथ लेकर चल रही है क्योंकि उसको दिल्ली में ये दिखाना है कि वो मजबूत है, उसको अभी बीएमसी चुनाव में ये दिखाना है कि वो अपने जिनको साथ लेती है उनको तोड़ती नहीं है। और इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे मराठा चेहरा है, तो फिलहाल मराठा समुदाय को भी साथ में रखने में बीजेपी को आसानी होगी, ये ऐसा माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने भी अपनी सारी गोटियां इस समय बड़े सोच समझ कर बिछाई हैं और वो वैसे ही चल रही है, उसको फिलहाल बड़ी सफलता मिली है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो अभी नाराज बताए जा रहे हैं या गृह मंत्रालय न मिलने से मायूस हैं, उनकी ये मायूसी क्या आने वाले वक्त में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, ये देखना होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।